हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट कराया जाएगा इसी तरह जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं। और आज हमारा आदिकाल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो जिन्होंने भी पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा है उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा आदिकाल आपका ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक और डॉक्टर बच्चन की भी कुछ पुस्तकें मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। पूरा संपूर्ण सार आपको इसमें देखने को मिलेगा और पुस्तक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार नोट्स को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो ये पूरी जो क्लास है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो आप पूरी क्लास यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी साहित्य को बिल्कुल 0 टू हाई लेवल पे आपको लेके चलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इस पीडीएफ की, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको 299 रुपीज़ पेड करना होगा। और ये छोटी सी शुल्क है जो आपके लिए रखी है मैंने। इसमें आप पूरा हिंदी साहित्य का नोट्स पा सकते हैं, प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको पूरी हिंदी साहित्य की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपने ये ले लिया तो हिंदी साहित्य फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे बतानी थी, क्योंकि इसके बाद फिर इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको बस बताना था। इसके बाद जो हम पढ़ाई शुरू करेंगे फिर हमारा वही चलने वाला है पूरे टाइम। तो यहाँ पे हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो जो भी बातें आपको पूछनी हो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आदिकाल हमारा ये ख़त्म हो चुका है सारा, ठीक है। हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं आदिकाल को। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि देखिए कभी भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो बिना उसको विभाजित किए, बिना कैटेगराइज किए उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। फिर वो उसको पढ़ने का कोई आधार होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे आदिकाल को भी बांटा गया है, उसी तरह से हमने इसको पढ़ा है। अब देखिए पूरा आदिकाल को हमने यहाँ विभक्त किया है 7 खंडों में। तो पहले हमने अपभ्रंश साहित्य को देखा, सिद्ध साहित्य देखा, जैन साहित्य को भी हमने देख लिया है, नाथ साहित्य भी हमारा ख़त्म हो चुका है और रासो साहित्य भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ आदिकाल की प्रवृत्तियों को देखेंगे। इसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हमने करवा दिया है आपको पहले ही। आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में आपको सब कुछ करवाया गया है। और इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा टीजीटी पीजीटी लेवल पे, ठीक है। तो जिस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे करवाए गए हैं। पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट मिल जाएगा आपको। तो ये हमने कंप्लीट जितने भी रासो ग्रंथ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लौकिक साहित्य। ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। श्रीधर तक ये हमने ख़त्म कर लिया था कल नेक्स्ट इस प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए लौकिक साहित्य यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आदिकाल में पूर्वोक्त क्या दिया यहाँ पे, प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यहाँ पे हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक अलौकिक कवियों की परिचय देकर उसके स्वच्छंद धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 2-4 ही हैं जिसको आपको देखना है। सबसे पहला जो ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा बनता है ढोला मारूरा दोहा से, ठीक है। किसकी रचना है, प्रश्न आपका ज़्यादातर यही बनता है। तो कुशल राय वाचक याद रखिए। कुशल राय वाचक या कहीं कहीं पे आपको कुशल लाभ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुशल लाभ भी देखने को मिलेगा। तो ये नाम है, ठीक है, ढोला मारूरा दोहा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है तो मैं जो जो हाईलाइट कर रही हूँ बस उतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विवरण इसलिए दिया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, आपको याद रहे, आप इसको कनेक्ट कर पाएँ। सिर्फ हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो मैंने थोड़ा बहुत जो है इसके विषय वर्णन को भी मैंने यहाँ पे
दिया है ताकि आप इसको समझ सकें, तो या आपको याद रहेगा आसानी से। देखिए 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। तो जिन भी रचनाओं को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते, जैसे अपभ्रंश की रचना नहीं मान सकते हैं, या कुछ ऐसे थे जो छिटपुट रचनाएं जिन्होंने की हैं, उनको हम लौकिक साहित्य के अंदर रखते थे, क्योंकि उनकी जो भाषा होती थी वो ज़्यादातर जन भाषा होती थी, जो लोक के द्वारा कही जाने वाली भाषा होती थी। तो इस भाषा में लिखा गया लौकिक साहित्य के अंदर आता है, समझ गए होंगे। अब देखिए ढोला मारूरा दोहा जो है ये किसकी रचना है? कुशल राय वाचक यानी कि कुशल लाभ की रचना है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, ये इस रचना में क्या है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ये इंटरेस्ट आने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। पर कोई जो है ना, जैसे कि बीसल देवरासो हमने पढ़ा था, तो उसमें आपके नायक और नायिका के बारे में भी प्रश्न बनता है। तो जहाँ जहाँ बनता है वो तो मैंने आपको डिटेल में करवाया ही है, पर यहाँ भी आपको मैंने करवाया है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। इसमें क्या है कि इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। और कछवाहा वंश के राजा नल, यहाँ पे नेट यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाता है कि किस वंश के राजा थे ढोला जो थे राजकुमार ढोला, ये किसके पुत्र थे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, उस समय, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पिंगल होगा, ठीक है। पिंगल के राजा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे राजा पिंगल की कन्या मारवनी नाम याद रखिए, नायिका है, ठीक है। मारवनी केवल 1.5 वर्ष की थी, ठीक है। और नायक जो था ढोला वो 3 वर्ष का था, और तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पूगल एक जगह का नाम है, ठीक है। पूगल के राजा पिंगल की कन्या, गलत नहीं लिखा है, सही ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो पूगल जगह का नाम है, वहाँ के राजा थे पिंगल, उनकी कन्या थी मारवनी जो कि 1.5 साल की थी, तभी इन दोनों का विवाह हो जाता है। और पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले जाते हैं, और तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ जाती है और उसने मारवनी से उनका विवाह कर दिया। जब ढोला बड़ा हो जाता है तब उनका दूसरा विवाह हो जाता है मालवा की राजकुमारी मालवनी से। अंतर क्या है? र और ल का अंतर है। यहाँ पे क्या नाम है? मारवनी, यहाँ पे क्या नाम है? मालवनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजकुमारी मालवनी से उनका विवाह हो जाता है। इस पर मारवनी बहुत दुखी रहने लगती है। उसने दाढ़ियों के माध्यम से ढोला के पास बहुत सारे विरह संदेश भेजने को चाहे, लेकिन मालवनी उनके प्रयत्न पर पानी फेर देती थी और वो उस तक पहुंचने नहीं देती थी संदेश। लेकिन बाद में क्या होता है, अंत में जो इस पूरी कथा का जो अंत है वो मारवनी के उद्देश्य सफल हो जाते हैं और उसके बाद दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कहने की बात ये है कि इसमें विरह वर्णन देखने को मिला है, ठीक है। और एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है, ठीक है। चलिए, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट है आपका जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की है? इसकी रचना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था, किंतु अभी तक यह उपलब्ध नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये उपलब्ध भी नहीं है और इन कृतियों का रोठाड़ा री ख्यात में उल्लेख मिलता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार की है। बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसका समय तो पता ही नहीं है अभी तक किसी को। चलिए, जय मयंक जस चंद्रिका, यह रचना किसकी है? मधुकर कवि की है। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको बस जानने के लिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि 1186 ईस्वी में ये रचना रची गई। यह भी ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। ये भी रोठारा री ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृतांत लिखा था। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु यह सुरक्षित नहीं रह सकी किसी कारणवश, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसके बारे में बताया गया है। एक और रचना है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कई बार ये देखने को मिल जाता है, वो है वसंत विलास, ठीक है। वसंत विलास भी आदिकाल की ही कृति है, किंतु इसके रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी
और श्री केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1491 ईस्वी में हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। बस इतनी ही बातें, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, वसंत विलास किस काल की रचना है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिला है ज़्यादा, एक दो बार ही प्रश्न ये देखने को मिला है। इसके बाद है आपका अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो समय है वो ध्यान में रखिए 1255 से लेके 1324। ठीक है, 1283 ईस्वी से इन्होंने रचना लिखना आरंभ कर दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपका बहुत बनता है, स्टार क्वेश्चन है ये। तो इनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वह बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने जनता की मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। अभी हम इनके बहुत सारे जो कथन है, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सब देखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी बीपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वह पहले कवि थे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि आदिकाल में खड़ी बोली जो है वो किसने अपनाया था, सबसे पहले किन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया था, तो वो थे अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो की कृति यानी कि उनकी रचनाएं भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है खालिक बारी से। ठीक है, खालिक बारी क्या है, तो प्रश्न आपका बन जाता है कि व्याकरण संबंधी है या शब्दकोश है। तो याद रखिएगा ये शब्दकोश है आपका। किस प्रकार से प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, ताकि इसको भी आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो खालिक बारी से ही प्रश्न आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। खालिक बारी एक शब्दकोश है, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है हजरत निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही थे जिन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। ये प्रश्न भी आपका DSSS में बन चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, लेकिन अभी उपलब्ध अगर देखा जाए तो 20-21 ही उपलब्ध है। और जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, ये सारे इनके प्रसिद्ध रचना है। नीचे दिए गए कुछ पहेली और कुछ गीत हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। पहला तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, चारों ओर वह मोती फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। है ना, ये पूरा आपने पढ़ा होगा ज़रूर। ये आसमान के बारे में इन्होंने कहा है। दूसरा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये किसके बारे में कहा गया है, दिया बाती के बारे में कहा गया है। इसके बाद आपका एक और है, यहाँ से तो प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, पर ब्रज भाषा से प्रश्न पूछता है, तो बिल्कुल आपको वीडियो में बने रहना है। अभी तक मैंने कहा नहीं, पर आप खुद से इतना तो आप कर ही सकते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मानिए, चाहे जैसे भी हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कुछ भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी आपको ब्रज भाषा से संबंधित दोहे हैं, वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि बीपीएससी में कौन से बने थे। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, ये आपका आई थिंक यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना है। तो बस आपको ध्यान में रखना है, चाम मास वाले नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसंत है कैसे। ये भी पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है, ये आपको याद रखना है। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो आपको देखने में लगेगा कि ये कबीर की पंक्ति है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो और ये किसकी है, तो अमीर खुसरो की है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाँ यही वो पंक्ति है। आगे देखिए यहाँ पे, निपट पाप की खान,
खुसरो नैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो में एक रंग। इसके बाद का जो पंक्ति है ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। तो ये तो नहीं, सिर्फ इतना सा ही आपसे पूछा गया था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसके बारे में अमीर खुसरो जी ने कहा है? प्रश्न आपका ये बना था। तो ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर कहा था। ठीक है, उनकी गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, उनके मृत्यु पर इन्होंने कहा था। ठीक है, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो कर आपने भय रैन भय चहुदेस। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखिए, ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोरा जोवना लवेडरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी ला माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, हो सकता है नेक्स्ट आपका पूछा जाए। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जो की ध्यावे तही तही फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। तो ये भी पंक्ति किनकी है? अमीर खुसरो की है। एक लास्ट और है, ये भी आप इसको देख लीजिए। जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल दुरा से नैना, बनाए बतियाँ की तावे हिजरा नदारम, ए जा न देहू काहे लगाए छतिया, दबान हिजरा दराज चू जुल्फ, व रोज वसतल चू उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये पंक्ति आपका पूछा गया है, लास्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अमीर खुसरो की पंक्तियाँ पूछी जाती है। ये पूरा मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल से लिया हुआ है, तो ये रामचंद्र शुक्ल के बुक में आपका दिया गया है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके बनते हैं। विद्यापति के बारे में अब हम देख लेते हैं। विद्यापति जो है, आदि काल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली रचना इन्होंने लिखी थी। रचना काल है 1430 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचना है। ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वो किसके दरबारी कवि थे, शिव सिंह के, कीर्ति सिंह के। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए, नाम से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है विद्यापति से। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। विद्यापति किस भक्ति को फॉलो करते थे? तो शैव थे। ठीक है, वैष्णव, शैव, शाक्त, इस प्रकार से भी आपके ऑप्शन बनेंगे। तो विद्यापति क्या थे? शैव थे। इनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली के पदों में रचित है तथा इसमें गीति काव्य के सभी तत्व जैसे संगीतात्मकता, व्यक्तित्वता, कोमलकांत, मधुर पदावली, अलंकार, ये सभी इसमें विद्यमान हैं। विद्यापति भक्त थे अथवा श्रृंगारी, इस पर बहुत विवाद रहा है, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़कर जैसे कुछ लोगों ने गुत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यहाँ पे इनका कहना ये है कि रामचंद्र शुक्ल जो है विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार का वर्णन ज़्यादातर किया है, राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये जो पंक्ति है ये काफ़ी पूछी जाती है। ये कई प्रकार से प्रश्न इसका बनता है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति किसके बारे में है, या यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या फिर ये पंक्ति किसकी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे देख रहे हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखिए, राउरवेल सबसे इम्पॉर्टेंट है। राउरवेल है वह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। राउरवेल क्या है? एक शिलांकित कृति है, शिलाओं पर अंकित है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। यह गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नामक जो नायिका है
उसके नख शिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। तो ये प्रश्न आपका एक बार बना है, ध्यान रखिएगा। राउल इसमें नायिका का नाम है। और इसके रचयिता कौन है ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है रोड़ा कवि। ठीक है, रोड़ा कवि की रचना है राउरवेल, याद रखिएगा। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग भी किया है। तो इसमें नक्शिक वर्णन सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, तो राउरवेल से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ। नक्शिक वर्णन क्या है, यानी नक्शिक मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी भाषा में हिंदी के साथ बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसके बाद आता है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसको देख लेते हैं। इसकी रचना किसने की? दामोदर शर्मा ने की। ये सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की है। 12वीं शताब्दी में ये रचना रची गई। हिंदी व्याकरण की और उसी समय ध्यान दिया जाने लगा था, और ये पुस्तक जो है वो व्याकरण संबंधी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर आगे हम देखते हैं। तो वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे आगे। मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से ये प्रकाशित हुई थी, वर्ण रत्नाकर। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी है। और इसके लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, जो कि एक मैथिली कवि हैं। और इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिक तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तत्समता की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक का भी विशेष महत्व है। अब यहाँ पे हम कुछ आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा पूरा आदिकाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या है आदिकाल में? तो याद रखिए, रासो काव्यों की रचना यहाँ पे देखने को मिली है। तो हमने ऊपर पढ़ा था, रासो समझ में आ रहा होगा आपको। जहाँ पे रासो काव्य में क्या होता था, विशेष रूप से अपने जो आश्रयदाता होते थे, आश्रयदाता के उनके वीर की गाथाएं की जाती थी। वीर गाथा का भी इन्होंने नाम दिया था आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। तो आश्रयदाता जो हुआ करते थे उनकी प्रशंसा किया जाता था इसमें, रासो काव्य रचना में। इसके बाद वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता भी इसमें देखने को मिली है, जिसमें श्रृंगार रस में आप किसको मान सकते हैं? आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि बीसल देव रासो सबसे बड़ा श्रृंगारिक रचना था। संदिग्ध प्रामाणिकता भी इसमें देखने को मिला, जहाँ पे ऐतिहासिक काफ़ी अप्रमाणित देखने को मिली, यानी कि संदिग्ध थी। जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संदिग्धता देखने को मिली, जहाँ पे कई लोगों ने इन्हें प्रामाणिक भी माना, कई लोगों ने अप्रामाणिक माना और कई लोगों ने अर्ध प्रामाणिक भी माना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आदिकाल की जो बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें संदिग्ध है प्रामाणिकता। ठीक है, कि वो प्रामाणिक है भी या नहीं। ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिला है। कल्पना की प्रचुरता है, ज़्यादातर कल्पना ही उसमें भरा पड़ा हुआ है। संकुचित राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की बात इसमें ज़्यादातर नहीं की गई है। मुक्तक एवं प्रबंध काव्य की रचना इसमें है। छंदों की विविधता देखने को मिली है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी आदिकाल की रचनाओं में देखने को मिला है, और युद्धों का वर्णन जो है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आदिकाल के साहित्य हैं जो आपको हूबहू बस आपको याद कर लेना है, क्योंकि सीधा सीधा आपका रचना और रचनाकार से प्रश्न यहाँ बनता है। सबसे पहले संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। पौम चरियु स्वयंभू की है। रिटनेमी चरियु स्वयंभू की है। नागकुमार चरियु ये भी शंभू की है। और महापुराण पुष्पदंत की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। परमात्म प्रकाश जोइंदू की है। योग सार जोइंदू की है। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है, तो ये मैंने आपको अलग से यहाँ पे दे रखा है ताकि आपको सीधा सीधा साहित्य रचना सिर्फ आप पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीधा सीधा बन जाता है। इसका देखिए, उपदेश रसायन रास किसके? जिंदत सूरी की है। परमात्म प्रकाश जोइंदू की है। योग सार जोइंदू की है।
पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। प्राकृत पेंगलम ये विद्याधर, जज्जल, बब्बर और सारंगधर के रचनाओं का संकलन है छंद शास्त्र में। ढोला मारूदा दोहा कुशल लाभ की है। देखिए यहाँ पे है ना, कुशल वाय राचक भी नाम है और कुशल लाभ भी देखने को मिलता है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की आज ही पढ़ाया है ये मैंने आपको। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। विद्यापति पदावली जो है वो विद्यापति की है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है। अब आप सोच रहे होंगे विद्यापति की और भी रचनाएं हैं, लेकिन हम आदिकाल की बात कर रहे हैं अभी, तो आदिकाल में इनकी यही रचनाएं देखने को मिली। जैसे अभ्रंश रचना जो है इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो उसको हमने देखा। तो ये बस इतना ही आपको यहाँ पे देखना है। पूरा हमारा यहाँ पे आदिकाल ख़त्म हो चुका है। खुसरो की पहेलियाँ जो है वो अमीर खुसरो की हैं। तो ये पूरी रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा आदिकाल आज ख़त्म हो गया है। अब इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये पूरी MCQ और साथ ही साथ आपको ये पूरी थ्योरी की नोट्स, थ्योरी आपको पूरी और MCQ ये पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी 299 रुपीज़ में। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इसको ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी साहित्य का, चाहे वो NVS का एग्ज़ाम हो, KVS का हो, TGT PGT स्टेट TGT PGT का एग्ज़ाम हो, DSSB हो, EMRS हो, हर एक एग्ज़ाम में आपका इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। और ये बहुत ही कम अमाउंट में आपको अभी उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। जितने भी लोगों को पसंद आया वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।